हेलो गाइस, दिस इज सुभाष यादव वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। इन्फ्लेशन के कारण जो चीज़ मुझे साल पीछे 1000 में मिल रहा था वही आज 1000 के ऊपर मिल रहा है। ये इन्फ्लेशन आगे जाके रिसेशन में कन्वर्ट हो सकता है। जी हाँ, रिसेशन। आपने रिसेशन के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि ये आजकल लोकल न्यूज़पेपर्स में या तो टीवी चैनल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है डिस्कशंस का। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिसेशन के बारे में। Country spending power is in decline, then we can say it's facing recession। एक देश की जो खर्च करने की क्षमता है वो दिन ब दिन नीचे आती जाती है और इससे क्या होता है, उसकी जो बेसिक कमोडिटीज़ रहती हैं यानी खाने पीने की चीज़ हो गई या तो रियल एस्टेट का वैल्यू हो गया या तो बेसिक कमोडिटीज़ हो गई, वो सभी का रेट जो है वो हाइक हो जाता है। कंट्रीज़ की जो फ्री स्पेंडिंग पावर है वो लिमिट हो जाती है, तो इससे रिसेशन आ जाता है। रिसेशन में बैंक्स जो हैं वो उनका लोन रेट या तो एफडीज़ का रेट वो दोनों बढ़ा देती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एक्यूमुलेट करना रहता है। रिसेशन जो है उसका रूट कॉज क्या है, वो शुरू होता कैसा है, उसका दो प्राइम एग्जांपल हैं। यूएस की हाउसिंग बोर्ड कोलैप्स, श्रीलंका का लोन क्राइसिस। तब जब भी इस टाइप की इवेंट्स जो होती है ना, तो उस देश के इकोनॉमी सडनली कोलैप्स हो जाता है, तो उसके साथ जो कोई भी देश जुड़े रहते हैं उनको भी इससे फ़र्क हो जाता है। या तो स्टेबल इकोनॉमीज़ में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तभी रिसेशन हो जाता है। रिसेशन के कारण जो है कंट्रीज़ फ्रीली स्पेंड नहीं कर सकती, वो फ्रीली खर्च नहीं कर सकती, तो इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ जाती है। जो डॉलर 60 रुपीज़ का होता था अभी वही डॉलर 78 रुपीज़ का हो गया है। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रहते हैं उसमें इंडियन रुपीज़ की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके कारण हम जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण यहाँ पर भी उसका जो बेसिक प्राइस रहता है, जो बेसिक कंज्यूमर प्राइस रहता है वो हाई हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक कॉज रहेगा इन्फ्लेशन के कारण रिसेशन आने में। यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो हर साल यूएस 2 ईयर यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड एंड यूएस 10 ईयर यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड रिलीज़ करती है। तो ये दो बॉन्ड होते क्या है, पर इससे पहले बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। बॉन्ड यानी मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को मार्केट से लोन लेना है तो वो कैसे करेगी, वो डायरेक्टली तो नहीं जाएगी, वो बॉन्ड्स इशू करेगी। ये जो कोई भी बॉन्ड्स का बेरर होगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को लोन देगा। उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका पैसा लौटा दिया जाएगा। ये हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड। अभी चलते हैं ये ट्रेजरी बॉन्ड की ओर। ट्रेजरी बॉन्ड यानी इसे यूएस की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिलीज़ करती है और 2 ईयर यील्ड बॉन्ड यानी 2 साल का बॉन्ड रहता है, 10 ईयर बॉन्ड यानी 10 साल का बॉन्ड रहता है। यूएस 2 ईयर यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस 10 ईयर यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड से ज़्यादा है, तो इसको हम यील्ड कर्व इन्वर्जन करके बोलते हैं या यील्ड कर्व इन्वर्जन। यील्ड कर्व इन्वर्जन है क्या, मान लीजिए अगर यूएस को मार्केट में लिक्विडिटी लाना है तो वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या एफपीआई एफडीआई करके जो बोलते हैं, अगर उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है 2 ईयर बॉन्ड्स, तो इसके लिए वो ये करती है, यानी 2 ईयर का जो ट्रेजरी बॉन्ड रहता है उसका यील्ड रेट थोड़ा ज़्यादा कर देती है। तो इससे क्या होगा, यूएस मार्केट में और पैसा आएगा, उनको और स्पेंडिंग पावर आ जाएगा। तो अभी देखा जाए तो यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 ईयर यील्ड से ज़्यादा है। तो ये भी एक हिंट ही है रिसेशन का। इस साल रिसेशन आएगा क्या, 2022 के एंड तक रिसेशन आ जाएगा, ये सवाल तो आपके मन में आ ही गया होगा। पर इसके बारे में हम कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं देख सकते क्योंकि जब तक भी एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तो तब तक हम इस बात को एक सर्टेनिटी मानकर नहीं चल सकते। इसका एक और बात ये भी है कि इंडियन मार्केट्स जो है लास्ट 3 to 4 वीक्स में निफ्टी जो है वो अराउंड 900 पॉइंट्स तक रैली कर चुकी है, यानी उसका वो निफ्टी जो है वो बॉटम को टच होके उसका अच्छा खासा रैली हो रहा है। तो इस टाइम में इंडियन रिसेशन का होना थोड़ा चांसेस जो है वो बहुत ही स्लिम है, यानी उतना सर्टनली नहीं बोल सकते।
और एक और बात जो है, इंडिया की जो इंपोर्ट मार्केट है या तो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो यानी एक ही इकोनॉमी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जिसका अगर एक ही इकोनॉमी में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो किसी एक इकोनॉमी अगर कोलैप्स हो जाए या तो तभी बहुत फ़र्क पड़ता था। पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहने से वो जो है हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ही कम है। तो सर्टनली तो नहीं बोल सकते, पर हम इसको इनकार भी नहीं कर सकते। डिक्लेयर हो गया तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है आम लोगों को। तो तभी क्या होता है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जिनका भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ रहता है वो वहाँ से निकाल के सेफ़र एसेट्स में डालने की सोचते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे कोई भी इवेंट्स रहते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो तभी लिक्विडिटी की इशू के कारण स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो सकता है। और रियल एस्टेट हो या तो गोल्ड हो या तो सिल्वर हो, इन मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने के कारण इन मार्केट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। और कंट्रीज़ जो है वो उनकी जो भी एक्सपोर्ट्स है उस पर लिमिट लगा देती है, उस पर कैप्स लगा देती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड रहती है उस कंट्री की, वो पहले उस डिमांड को फुलफ़िल करने की सोचती है। तो उसके बाद वो जो कोई भी उसकी एक्सपोर्ट्स रहते हैं, यानी जो कोई भी बचा कुचा माल रहेगा उसको एक्सपोर्ट करने की सोचती है। बैंक्स जो है वो एफडी रेट्स जो है वो बढ़ा देती है, और लोन रेट्स हैं उनको भी बढ़ा देती है। जो लोन पहले 8% पे मिल रहा था वो अभी 12-13% का हो जाएगा। जो एफडी पहले 5-5.5% का मिल रहा था अभी वो 8-8.5% का हो जाएगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अंदर लाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा जो है वो अपनी ओर लाना चाहती है, क्योंकि इससे उनकी लिक्विडिटी जो है उनकी इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा। तो अगर रिसेशन हो गया तो ये सभी होने की संभावनाएं रहती है। ये सारे पॉइंट सुनने के बाद एक बात तो आप जान ही चुके होंगे, अगर रिसेशन आ गया तो सारे के सारे मार्केट्स गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका एक फेवरेट स्टॉक अगर आपको एक 20 से 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप लेंगे कि नहीं? वो आप तभी ले पाएंगे जब आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और आपका कोई लमसम सेविंग्स है। तो अगर सेविंग्स के तौर पे देखा जाए या तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के तौर पे देखा जाए तो उनको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। अगर आप कोई भी स्टॉक्स हो या तो क्रिप्टोज हो, रियल एस्टेट हो, अगर आप ये 3 चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको रिसेशन के टाइम में ये बहुत ही डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे और आप इसको एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले पाएंगे। ये थी मेरी टेक रिसेशन के बारे में। इस वीडियो को देख के आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर की नहीं गई है। इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी स्टेप्स ले रही है। हमारी जो एडिबल ऑयल हो या तो बाकी से FMCG हो, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, उसमें इन्फ्लेशन जो है घटाने के लिए बहुत ही नई मेजर्स लाने की कोशिश की जा रही है। पर क्रूड ऑयल में है अभी तक थोड़ा इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है। आप डीजल या तो पेट्रोल रेट्स में आप तो देख ही सकते हैं, और LPG में भी अब जो हाइक हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। पर बाकी की जो है वो गवर्नमेंट अपनी एफर्ट पूरी तरह से डाल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो रिसेशन भी नहीं होगा। तो एक इन अ सर्टन वे आवर गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इट्स स्टेप्स। और जहाँ तक US के बारे में बात किया जाए तो 28 जुलाई को उनका ट्रेजरी बॉन्ड रिलीज की जाएगा। तो तभी जो है अगर यील्ड कर्व इन्वर्जन 2 बार रिपीट होगा तो तभी वो देखेंगे कि वो क्या ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर करते हैं कि नहीं। तो अभी भी ये एक सर्टेनिटी नहीं है, तो हमें अभी पैनिक भी नहीं होना है, और हमको जो है थोड़ा अभी से ही एक अलर्ट रहना है। अगर हम डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्ट करते हैं या तो सेविंग्स करते हैं तो कोई भी रिसेशन हो या तो कोई भी इन्फ्लेशन हो हमको कुछ इफेक्ट नहीं कर सकेगी। तो ये थी मेरी टेक रिसेशन के बारे में। कैसा लगा आपको आज का मेरा रिसेशन का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।